ओके गाइस, चलो वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द जीएसटी सेशन। कल कुछ टेक्निकल इशू से हमारा क्लास नहीं हो पाया था, राइट? सो वी आर रिज्यूमिंग बैक टुडे एंड लेट अस सी व्हाट ऑल वी हैड सीन इन द प्रीवियस क्लास। अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है ये पढ़ा था, राइट? जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है ये चीज हमने पढ़ी थी। हमने देखा था कि यार जीरो रेटेड सप्लाई मतलब रेट ऑफ टैक्स तो उतना ही है उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर, बट अगर हम एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के लिए उस रेट को जीरो पे लाया जाता है। गेटिंग दी पॉइंट, राइट? तो अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं या मैं एसईजेड में सप्लाई करता हूं, जिसको भी एक्सपोर्ट ही माना गया है, इन दोनों सिचुएशंस में भले रेट ऑफ टैक्स 28% क्यों ना हो, मेरे लिए रेट ऑफ टैक्स 0% हो जाएगा, राइट? 0% बस इसीलिए बिकॉज हमें एक्सपोर्ट का बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करना है, राइट? तो उस चीज को हम जीरो रेटेड सप्लाई कहने वाले हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया भी था कि अगर मोबाइल फोन का परसेंटेज से 18% रेट ऑफ टैक्स, तो पुणे से आप मुंबई सप्लाई कर रहे हो 18%, पुणे से जम्मू कश्मीर 18%, पुणे में 18%, बट पुणे से अगर आप यूएसए में सप्लाई कर रहे हो जीरो रेटेड 0%, पुणे से एसईजेड में सप्लाई कर रहे हो जीरो रेटेड 0%, ठीक है? ये चीज हमने देखी थी लास्ट। दैट वाज अबाउट zero rated supply. So sir, what is nil rated supply? What is nil rated supply? Right? Nil rated supply बेटा ये है जहां पे आपका रेट ऑफ टैक्स ही जीरो है. So this is nil rated. मतलब इसका रेट ऑफ टैक्स है ही जीरो. ऐसा नहीं है कि इसमें रेट ऑफ टैक्स कुछ और है और हम उसे जीरो में कन्वर्ट कर रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, यहां रेट ऑफ टैक्स ही जीरो है, राइट? और यहां पे जो हमने देखा जीरो रेटेड में, यहां रेट ऑफ टैक्स जीरो नहीं है, यहां पे हमने हमारे पर्पस के लिए रेट ऑफ टैक्स को सिर्फ जीरो रखा है, ठीक है? उसके बाद है नॉन जीएसटी. आज लिखने का काम होने वाला है, बुक्स पेन सब ओपन करके रखना सामने, हम बहुत सारी चीजें नोट डाउन करने वाले हैं, राइट? नॉन जीएसटी सप्लाईज हमने देखा है कि यार कुछ कुछ चीजें होती है. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिकली दीज थिंग्स विच आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी, आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी, आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी. ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आज भी मैन्युफैक्चर अगर ये होता है तो एक्साइज लगता है, आज भी अगर ये सेल होता है, ट्रेड होता है, तो वैट और सीएसटी लगता है. गेटिंग दी पॉइंट? यस और नो? ठीक है? तो ये वाले जो गुड्स हम आने वाले हैं इनके ऊपर ये नॉन जीएसटी हो गया, मतलब जो जीएसटी के बाहर है, स्कोप के ही बाहर है, राइट? एंड एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड वो चीजें हैं जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट आकर के बोलती कि यार इस चीज के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे. जैसे कि मिल्क फॉर एग्जांपल, कि यार मिल्क एकदम बेसिक नेसेसिटी है, 0% रेट नहीं, ये एग्जेम्प्ट ही कर दिया. तो सर रुको, निल रेटेड में भी टैक्स रेट जीरो है, एग्जेम्प्टेड में भी तो टैक्स रेट जीरो है ना? नहीं, निल रेटेड में रेट है और रेट जीरो है, एग्जेम्प्टेड में रेट ही नहीं है, इसको निकाला ही नहीं है, मतलब ये जीरो ही रखा गया, ये है ही नहीं, एग्जेम्प्टेड है. जीएसटी के अंदर है बट स्पेसिफिकली उसको जीएसटी से यू कैन से एग्जेम्प्ट किया गया है. तो अगर गवर्नमेंट कल चाहे कि जिसके ऊपर 0% है इसको अगर मुझे इंक्रीज करके 18% करना है, गवर्नमेंट कर सकती है नोटिफिकेशन के जरिए. बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार मिल्क के ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट को बिल बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में डालना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा का अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसको एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में करवा के लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब सिंपल है कि जो निल रेटेड है ये भी टैक्सेबल ही है, बट ये टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 0%. ये भी टैक्सेबल ही है बट ये सिर्फ उस पर्पस के लिए 0% है, ये तो टैक्सेबल ही नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है, राइट? जब भी हम कोई भी टैक्स की बात करते हैं इसके अंदर एक आता है टैक्सेबल, दूसरा आता है एग्जेम्प्ट, राइट? जो टैक्सेबल है, इस टैक्सेबल में निल रेटेड देखा हमने, टैक्सेबल है बट ये 0% पे है. उसके बाद हमने देखा जीरो रेटेड. ये जीरो रेटेड में क्या है, एक्चुअल में रेट है बट उस रेट को हमारे इस पर्पस के लिए 0% किया गया है, ओनली फॉर वन पर्पस, एंड दिस इज एक्चुअली टैक्सेबल एट गिवन रेट, जो भी दिया गया है. समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? और इसके अलावा ये तो जीएसटी है, जो जीएसटी में नहीं है वो हम बोलेंगे नॉन जीएसटी. तो मतलब क्या हो रहा है भाई, यहां सप्लाई हो रहा है, ये सप्लाई या तो जीएसटी का है या तो नॉन जीएसटी का है. अगर नॉन जीएसटी का है, जैसे हमने देखा कि क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, राइट? हाई स्पीड डीजल हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, अल्कोहल हो गया,
राइट। ये सभी चीजें क्या है, नॉन जीएसटी है। जो जीएसटी में है उसमें भी कुछ एग्जेम्प्ट हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जस्ट मिल्क देखा। फिर कुछ होते हैं निल रेटेड, जिसका रेट ऑफ टैक्स 0% है, टैक्सेबल है बट 0% पे है। यहां एक्चुअल रेट ऐसे 18% है, बट हमारे पर्पस के लिए, दैट इज एससीजेड सप्लाई के लिए एंड एक्सपोर्ट के लिए, उसको 0 रखा गया है। और जो टैक्सेबल एट द गिवन रेट है, मतलब कौन सा रेट हो गया, ये आपका 5% हो जाएगा, 12% हो जाएगा, 18% हो जाएगा, 28% हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप लोग इस चीज को लिख ले। सप्लाई, जीएसटी, नॉन जीएसटी, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल में निल रेटेड है, 0 रेटेड है, और टैक्सेबल एट द गिवन रेट है। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। आई होप सभी को लॉजिक कंसेप्ट क्लियर है। जो भी लाइव स्टूडेंट्स है बैच के, आज सैटरडे है, कल संडे को क्लास नहीं होगा। हमने समरी तो नहीं बनाई है। कल संडे के दिन मैं चाहता हूं आपका जो भी क्लास वर्क बुक है, जो आपने क्लास में लिखा हुआ है, आज क्लास के बाद या कल संडे के दिन फोटो खींचो, पीडीएफ बनाओ, मुझे आपने सेंड करना है ग्रुप पे कि सर ये चीज मैंने लिखी है, एंड लेट अस चेक आपने क्या क्या मिस आउट किया है। जितना मैंने कहा है वो तो आपने लिखा ही होगा, लिखना ही है। नहीं लिखा है तो प्लीज खत्म कर लो लिख के, राइट। और अगर कर दिया है तो उसके अलावा भी आपको कुछ अगर लिखना हो लिख लो, एक बार पूरा प्रॉपर रिवीजन करो और मुझे आप उसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेज दो। लेट मी चेक आप किस तरीके से नोट्स बना रहे हो। ठीक है, एक दो बार ही देखूंगा मैं, एक बार मुझे पता चल गया कि आप सही तरीके से जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे हो आप भी मुझे भेज सकते हो। ठीक है, समरी बुक हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर ऑलमोस्ट आज या फिर मंडे को कंप्लीट हो जाएगा। सो हम इसकी समरी बनाएंगे हमारे नोट से, आईसीईआई के नोट से देख लेंगे, और वो समरी बुक मैं आपको बताऊंगा कैसे बनानी है। ठीक है, प्लीज स्टार्ट। डन। ज्योति का आपने लेक्चर्स देख पाया आप, जो पहले के रह गए थे आपके? जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आप फॉलो कर पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, कल संडे है, कल आराम से कंप्लीट कर लेना। जिनके भी जितने भी लेक्चर्स बाकी है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट इट टुमारो। ठीक है, चलो। ये कंसेप्ट क्लियर है टाइप ऑफ सप्लाई का, राइट। आइए नॉन जीएसटी गुड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल देना, आइटम्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन जीएसटी सप्लाईज। उसी को हम बोलते हैं नॉन जीएसटी सप्लाईज, जिसमें ये पूरी लिस्ट आती है। अगर आपने यहां पे ये नॉन जीएसटी लिखते समय ये लिस्ट लिखी है तो वापस से मत लिखो, अगर नहीं लिखी है ये लिस्ट तो आप वहीं का वहीं जाके लिख दो, या आप वापस से अलग टॉपिक डाल के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वेट करता हूं 1 मिनट के लिए, फटाफट से ये लिख लो।
चलो डन। आपको कुछ नोट्स लिखवाऊंगा मैं आज, वो लिखवाने से पहले कुछ चीजें जो हम कल से यानी कि परसों से अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे उनके ऊपर बताना चाहता हूं। हमने देखा है कि यार सप्लाई ही सब कुछ है, एवरीथिंग इन जीएसटी इज नथिंग बट सप्लाई। सप्लाई होगा तो जीएसटी होगा, राइट? And what is supply? We have seen it as sale, exchange, barter, license, rent, lease, disposal. If you do not remember, these were the points जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी भी। ये पॉइंट्स हमने देखे थे, राइट? नाउ ये सप्लाई जो है ये तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सप्लाई तो होना चाहिए, राइट? देयर शुड बी सप्लाई, राइट? व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई इज दोस 8 पॉइंट्स। तो सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। गाइज व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? आपने शायद पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, फाउंडेशन में भी, अभी भी लॉ में पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? यस एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन एक्सचेंज। मतलब सपोज मैं अगर आपको मोबाइल फोन बेच रहा हूं तो आप उसके बदले में मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो। मतलब मैंने मोबाइल फोन दिया, आपने मुझे उसके बदले में पैसा दिया, या मैंने फोन दिया, आपने उसके बदले में मुझे लैपटॉप दे दिया, समझो, राइट? सो दिस कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड। काइंड मीन अदर देन कैश, ठीक है? सप्लाई इज अ टैक्सेबल सप्लाई। What is a taxable supply? Which is not zero rated, which is not nil rated, which is not exempt, which is not non GST. अभी देखा ना हमने, राइट? मतलब मेरा सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई जिस पर टैक्सेबल रेट लग रहा है, ये होने के लिए वो जीरो रेटेड नहीं होना चाहिए, निल रेटेड नहीं होना चाहिए, एग्जेम्प्टेड नहीं होना चाहिए और नॉन जीएसटी नहीं होना चाहिए। देयर आर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, कंडीशन 5, कंडीशन 6 एंड देयर इज वन मोर कंडीशन 7। आइडियली ये सबसे फर्स्ट कंडीशन है, एकदम फर्स्ट कंडीशन ये है जो मैं बता रहा हूं। जो भी चीज आप कर रहे हो वो गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए। अगर मैं गुड्स या मैं सर्विस, अगर मैं गुड्स या सर्विस दे रहा हूं तो ही जीएसटी आएगा, बिकॉज जीएसटी के नाम में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना, राइट? तो गुड्स या सर्विसेज रहना बहुत जरूरी है। जब तक गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं रहेंगे तब तक कोई चीज करके, कुछ चीज के ऊपर बात करके मतलब ही नहीं है, राइट? प्लीज गिव द टाइटल इन योर बुक्स। गुड्स, सिर्फ गुड्स, डेफिनेशन ऑफ गुड्स लिखना। मैं बताता हूं क्या है, सिर्फ लिखो डेफिनेशन ऑफ गुड्स। मैं कुछ लिखवा रहा हूं, उस चीज को आपने लिखना है। सिर्फ टाइटल देना डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गिव द टाइटल डेफिनेशन ऑफ गुड्स। टाइटल देना डेफिनेशन ऑफ गुड्स। मैं डिक्टेट करूं, आप लिखोगे, या मैं भी लिखूं? क्या बोलते हो? डिक्टेट करूं चलेगा ना? लिखोगे? एकदम धीरे से जाएंगे। नहीं नहीं, मैं एक वेट जस्ट गिव द टाइटल गुड्स, डेफिनेशन ऑफ गुड्स। पहले उसको लिखते हैं, बाद में हम बाकी पॉइंट्स पे आएंगे। व्हेन विल जीएसटी बी लेविड? इसके अंदर नंबर 1 लिखना मत, लिखना मत। ये मैं लिखवाऊंगा बाद में, एक एक करके जाएंगे, राइट? मेरा मेन क्वेश्चन है व्हेन विल जीएसटी बी लेविड। उसके लिए पहली चीज तो जरूरी है गुड्स या सर्विसेज होने चाहिए। फिर दूसरी चीज जरूरी है सप्लाई होना चाहिए। तीसरी चीज जरूरी है ये जो सप्लाई हो रहा है ये टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा कि ये जो सप्लाई हो रहा है ये फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, ये फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर मैंने देखा
कि यार ये जो सप्लाई हो रहा है, ये सप्लाई तो होगा, कंसिडरेशन के लिए भी होगा, ये टैक्सेबल सप्लाई भी होगा। इसके बाद यहां पे कुछ पॉइंट्स जो मैंने देखे हैं इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस टैक्सेबल टेरिटरी, ये मैं लिखने वाला हूं, टैक्सेबल पर्सन एक्सेट्रा, ये सभी पॉइंट्स मैं नीचे आराम से लिखने वाला हूं एक एक करके, राइट। अभी तक हम इन 3 पॉइंट्स को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन पे बाद में आना, बट उसके पहले गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। तो अभी आप टाइटल देना डेफिनेशन ऑफ गुड्स, जो मैं बताऊंगा आप वो यहां लिखोगे, ठीक है। चलिए, आई डिक्टेट, यू विल राइट इट डाउन। लिखना सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, सेक्शन 2 सबसेक्शन 52। defines goods as every kind of movable property, every kind of movable property, movable को अंडरलाइन करना, every kind of movable property other than money and securities, other than money and securities, other than money and securities। Section 2 subsection 52 defines goods as every kind of movable property other than money and securities। ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज है यार, ध्यान देना, ये लिखना मत। आप जब गुड्स बोलते हो, ये गुड्स के अंदर में देयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में तो मनी भी आता है और सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स ये भी आते हैं, राइट। तो इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, बट मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में कुछ चीजें इंक्लूडेड है और कुछ चीजें एक्सक्लूडेड है। व्हाट इज एक्सक्लूडेड वी सॉ इज मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज। एंड उसके बाद अभी लिखना, इसके नीचे लिखना दूसरी लाइन, एक लाइन छोड़ के, बट इंक्लूड्स लिखना, बट इंक्लूड्स actionable claim, but includes actionable claim, but includes actionable claim, but includes actionable claim, comma, growing crops, grass or things attached, but includes actionable claim, growing crops, grass, things attached to or forming part of land, but includes actionable claim, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land। इसके नीचे और एक पॉइंट है कंटिन्यूएशन में, उसी के बाद कॉमा डाल के लिखना, विच विल बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई। गुड्स आर डिफाइंड एज मूवेबल प्रॉपर्टीज other than money and securities, but includes actionable claim, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land which will be severed before supply, अगर सभी का लिख के हो जाता तो मुझे थम्स अप दे देना सिर्फ, बस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 defines goods as movable property other than money and securities, but includes actionable claim, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land which will be severed before supply or at the time of supply, whatever। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको मार्क करने बोला है, मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज टेंजिबल, जिसको आप हाथ लगा सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, और उसको आप एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर सकते हो। मूवेबल होना चाहिए, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। इसका मतलब, मुझे एक बात बताओ गाइस, कहना है बिल्डिंग इज अ गुड्स, क्या बिल्डिंग गुड्स है?
यस और नो? लाइव बैच, क्या बिल्डिंग गुड्स है? हाँ बोलो, हाँ हाँ ना? क्या प्रॉपर्टी गुड्स है? प्रॉपर्टी मतलब मैं घर वगैरह बंगले की बात कर रहा हूं, घर बंगला, ये ऑफिस, ऑफिस स्पेस, लैंड, ये सभी मूवेबल है ना? ये सभी गुड्स है ना? नहीं, ये सभी इमूवेबल है। मतलब गुड्स के डेफिनेशन में से ही इमूवेबल प्रॉपर्टी निकाल दिया है। समझ रहे हो क्या? तो अगर आप आपका घर बेचते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, अगर आपका दुकान बेचते हो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। यस और नो? राइट? ये जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होती है ना, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि यार जीएसटी का इंप्लीकेशन कैसा है, ये हमारे चैप्टर का पार्ट है आगे। बट फिलहाल के लिए ना मैं आपको एक टास्क देता हूं। आप जब भी रास्ते पे ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, ऐसे ही गप्पे मार रहे हो दोस्तों के साथ, आप थोड़ी सी नजर ऐसे उसे घुमाना। आप वैसे तो घुमाते ही हो, बट जो मैं चाहता हूं उस चीज को पहले आप देखना। अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट्स और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं। ये होर्डिंग्स कौन लगाता है? बिल्डर्स लगाते हैं, राइट? देयर आर सम बिल्डर्स हु से दैट आप फ्लैट खरीदो जीएसटी नहीं लगेगा, एंड देयर आर सम बिल्डर्स हु से दैट जीएसटी लगेगा। कोई बिल्डर बोलता है जीएसटी लगेगा, कोई बिल्डर बोलता है जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर एग्जैक्टली ऐसा क्यों? लॉ तो सभी के लिए सेम है। आप बोल रहे हो कि अगर आप बिल्डिंग खरीदते हो या फ्लैट खरीदते हो, ऑफिस खरीदते हो, तो सर वो इमूवेबल है, हमें भी समझ रहा है। और अगर गुड्स का डेफिनेशन बोलता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए, इसका मतलब होता है कि अगर आप बिल्डिंग बेच रहे हो, फ्लैट बेच रहे हो, ऑफिस बेच रहे हो, बंगलो बेच रहे हो, तो यहां पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। वाई? बिकॉज ये गुड्स ही नहीं है। बट फिर भी कुछ कुछ बिल्डर बोलते हैं कि जीएसटी लगेगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? वी विल चेक दैट आउट। बट मैं चाहता हूं कि आप पहले ये चीज देखें, या गूगल पे टाइप करके देखो एडवर्टीजमेंट कुछ बिल्डर्स के, किसके पास जीएसटी लगा है, होगा नहीं होगा, ये होगा वहां पे, चेक करो। ये तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं ना, आप चेक करो ना क्या लिखा हुआ है वहां पे कि बिल्डर एडवर्टीजमेंट दे रहा है कि यार ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने एक एक पर्टिकुलर जगह पे, और जो भी फ्लैट आप खरीदोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 50 lakhs एंड ऑनवर्ड्स, इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, नो टैक्सेस, ऑल टैक्सेस विल बी बॉर्न बाय अस, ऐसी वर्ड्स लिखे होंगे। मुझे चाहिए कि आप वो चीजें देखो पहले, तब तक हमें 2-3 दिन और टाइम है उस चैप्टर पे आने के लिए, फिर हम उस पर बात करेंगे, राइट? तो पहली चीज तो है भाई मूवेबल। जब मैं मूवेबल वर्ड यूज करता हूं, समथिंग दैट आई कैन टच, समथिंग दैट आई कैन सी, समथिंग दैट आई कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एज सिंपल एज दैट, मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी के अंदर नहीं आता, ठीक है? इसमें से एक्सक्लूड कर दिया है मनी, पैसा और सिक्योरिटीज। मैंने आपको 100 का नोट दिया, और वो 100 का नोट मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बोल रहे हो सामने से ये 100 का नोट तूने मुझे दिया ना, उसके लिए मैं 500 रुपए देता हूं तुझे। व्हाट इज दिस? मतलब आप मनी को एज अ कंसिडरेशन यूज करने वाले हो, बट मनी को आप बेच नहीं सकते हो, आप पैसा नहीं बेच सकते, पैसे का व्यवहार नहीं कर सकते। समझ रहे हो? शेयर्स का व्यवहार नहीं कर सकते आप, पैसे का व्यवहार नहीं कर सकते, शेयर्स का व्यवहार नहीं कर सकते। तो जब मैं गुड्स बोलता हूं उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, बट इट एक्सक्लूड्स मनी, इट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज ऑल्सो। सिक्योरिटीज में सभी चीजें आ गई, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी आ गया, आपका शेयर्स आ गया, आपका म्यूचुअल फंड्स आ गया, आपके बॉन्ड्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, जितनी भी चीजें आज तक आपको पता है शेयर मार्केट के रिलेटेड, सभी चीजें सिक्योरिटीज में आ गई। नहीं बेच सकते आप। ये मेरा शेयर ले लो, उसके बदले में मुझे मोबाइल दे दो, नहीं। या अच्छा ये शेयर को मैं ऐसा ऐसा बेच रहा हूं, उसको गुड समझ लो, नहीं। हाँ, उसमें कुछ चीजें हैं जहां जीएसटी लगता है, बट इट इज नॉट इन गुड्स, गुड्स से बाहर निकाल के। एंड नंबर 2, इट इंक्लूड्स सम थिंग्स, इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। साइड में कहीं मार्जिन में, या आप जो भी पेपर पे हो उसके ऊपर लिखना होमवर्क, उसके ऊपर लिखना होमवर्क। एक तो ये जो मैंने आपको बिल्डर का पार्ट बताया, ये आपने देखना है। नंबर 2, मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम? आप आपके लॉ के टीचर से नहीं पूछेंगे, आप आपके सीनियर से नहीं पूछेंगे, आप खुद, गूगल है, डिक्शनरी है, यूट्यूब है, हजारों चीजें हैं, सीए के करिकुलम में से नहीं, नहीं वहां से नहीं, आप अपने हिसाब से एक्शनेबल क्लेम की मीनिंग क्या होती है ढूंढ के निकालो। हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आपके होमवर्क होने के बाद, बट मैं चाहूंगा आप पहले आंसर्स दोगे, राइट? तो एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं, ये एक्शनेबल क्लेम आ जाता है गुड्स के डेफिनेशन के अंदर। वो क्या है हम देखेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ग्रास तो पता है आपको, जो ग्रास नॉर्मल होता है अपना ग्रो होता है, जो कोई भी टाइप के क्रॉप्स हो गए, ग्रास हो गए, और अदर थिंग्स, एनी अदर थिंग, एनीथिंग एक्सेप्ट क्रॉप्स एंड ग्रास बट विच इज अटैच्ड टू दी लैंड। आपने खेती करना स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड फार्मिंग, फार्मिंग करने के बाद उस पर आप कुछ ग्रो करने लगे, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, अलग अलग टाइप के कुछ ग्रेन्स एक्सेट्रा, यू ट्राई टू ग्रो थिंग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी है। फिर आपने उसका सौदा कर लिया कि यार मेरे पास ना 100 टमाटर है, ये 100 टमाटर में बेचूंगा मार्केट में और इतना इतना पैसा कमाऊंगा, राइट? आप
किसी इंसान को पकड़ते हो और उसको बोलते हो मेरे पास 100 टमाटर है, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, वॉट एवर इट इज, ये पड़ा है मेरे पास, तुम इसे आके लेके जाओ, मुझे इतना इतना पैसा देना। तो आप इस टमाटर को वहां से निकालोगे, आप उसको सीवियर करोगे, विच विल बी सीवियर्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब आप वहां से उखाड़ के निकालोगे और उसको बेचोगे मार्केट में। अगर ऐसी चीजें हैं तो उसको भी हम गुड्स बोलते हैं। तो सर ये अलग से क्यों डाला यहां पे? ये अलग से इसलिए डाला बेटा, बिकॉज ऊपर क्या दिया हुआ है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कुछ होशियार लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार लैंड तो इमूवेबल है, तो लैंड के ऊपर जो ग्रास है वो भी तो मूव नहीं होता, वो भी इमूवेबल है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो गवर्नमेंट का उसमें टैक्स का नुकसान होगा। तो ये स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि यार जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, जो भी आप ग्रो कर रहे हो, जो ग्रास है और जो अलग अलग चीजें, इन दोनों के अलावा कुछ भी होगा, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, जिस चीज को आप बेचना चाह रहे हो वहां से निकाल के, वहां से आप निकालोगे, ग्रो होने बाद उसको बेचोगे मार्केट में, तो इन सभी चीजों को हम गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड करता है। सभी को गुड्स की डेफिनेशन क्लियर है, हाँ या ना? यस और नो? जितने भी लाइव स्टूडेंट्स हैं सभी के आंसर चाहिए मुझे, यस और नो? यस, क्लियर है गुड्स की डेफिनेशन, राइट? दो होमवर्क हमने यहां लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए टाइटल देना डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, टाइटल देना डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, टाइटल देना डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, टाइटल देना डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 डिफाइंस सर्विसेज। एनीथिंग अदर देन, एनीथिंग अदर देन गुड्स। हमने बचपन में डेफिनेशन देखी थी ना, व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, एनी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी, एनीथिंग अदर देन, एनी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, वैसा वाला पार्ट है। व्हाट इज गुड्स, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एटलीस्ट डिफाइंड है। व्हाट इज सर्विसेज, एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स। अगेन बट इंक्लूड्स, बट एक्सक्लूड्स। सो एनीथिंग अदर देन गुड्स में ही कंटिन्यू करना, गुड्स एंड, एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड मनी, पैसा, सिक्योरिटीज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 डिफाइंस सर्विसेज एज एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स, नेक्स्ट लाइन में लिखना बट इंक्लूड्स, नंबर 1 एक्टिविटीज relating to use of money or its conversion, but includes activities relating to use of money or its conversion by any mode and in any form. Section 2 subsection 102 defines services as anything other than goods and money and securities, but includes number 1 activities relating to use of money for its conversion by any mode and in any form, and number 2 उसी के कंटिन्यूएशन में for which separate consideration is charged, for which separate consideration is charged। स्क्रीन पे एक बार चेक कर लो आपने जो लिखा है सेम है क्या?
मतलब देखो सिंपल सी चीज है, सर्विस क्या है, व्हाट इज सर्विस, हाउ डू यू डिफाइन सर्विस। जो भी गुड्स नहीं है वो सब सर्विस है। गुड्स में से भी मनी और सिक्योरिटीज को बाहर निकाला था, सर्विस में से भी मनी और सिक्योरिटीज को बाहर निकाला गया है। ठीक है, मतलब मनी को आप अगर कहीं भी बेचते हो तो वो गुड्स भी नहीं है, वो सर्विस भी नहीं है। सिक्योरिटीज को अगर आप कहीं बेचते हो तो वो मनी भी नहीं है, सिक्योरिटीज भी नहीं है, राइट, मतलब सर्विसेज भी नहीं है। बट सर्विस के अंदर में स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये जो आप मनी और सिक्योरिटीज की बात कर रहे हो, अगर इसके रिलेटेड आप सर्विस लेते हो जहां पे आप मनी को या सिक्योरिटी को कन्वर्ट करते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, कोई भी मोड यूज करके, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी करो, बट वो फॉर्म चेंज होना चाहिए और उसके लिए आपके पास से सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया गया है। सर नहीं समझा, सर रुको बताता हूं। आप इंडिया में हो, आपको यूएसए जाना है, राइट, आपके पास रुपया है, वहां पे डॉलर चलता है, ठीक है, वहां डॉलर चलता है। आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपको ये पैसा खर्च करना है यूएसए में जाकर के, आप इंडिया में ही किसी एजेंट के पास जाओगे, आप उस एजेंट को क्या दे दोगे, आप उस एजेंट को रुपए दोगे, एजेंट आपको उसके बदले में डॉलर देगा। और आप यूएसए चले जाओगे, यूएसए से बाहर निकलेंगे, वहां कोई एजेंट पकड़ोगे, उस एजेंट को भी आप रुपया दोगे और वो एजेंट आपको डॉलर देगा, राइट। अब देखो ये चीज तो इंडिया के बाहर हो रही है, इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो इंडिया के अंदर हो रही है, राइट। अब ये एजेंट ने आपको कहा कि मेरा पैसा इसमें 500 रुपया, आइडियली वो आपको पैसा नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा, आपके पास से जितना भी रुपीस लेगा और आपको जितने भी डॉलर देगा उसी में उसका कमीशन एडजस्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसका जो भी कमीशन होगा, ये कमीशन वो किस लिए ले रहा है, ये कमीशन उसका कंसिडरेशन है ना, वो आपको सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है, आपका जो पैसा है उसको एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करने का। सो आप फेस टू फेस ऑफलाइन उसके दुकान पे जा रहे हो, उसके ऑफिस पे जा रहे हो, आप उसको पैसा दे रहे हो, आप उसके पास से डॉलर ले रहे हो, और ये एक मोड हो गया। दूसरा मोड ऑनलाइन, आप उसको फोन करके बोल रहे हो कि मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, तू मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे डॉलर्स, ठीक है, राइट। आपका डॉलर का अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रांसफर करके दे दिया उसने पैसा, ये क्या हो गया, ये ऑनलाइन हो गया, ये ऑफलाइन नहीं हुआ, ये ऑनलाइन हो गया। भले मोड अलग है, ऐसे हजारों मोड्स हो सकते हैं, राइट, जो हमें पता भी नहीं होंगे शायद, कोई भी मोड आप ले लो, बट आपका जो फॉर्म है, अब आपका पैसा कौन से करेंसी में है, रुपीज में है, ये एक फॉर्म में है, इस करेंसी को हमने चेंज कर दिया दूसरे करेंसी में, डॉलर में कर दिया, दूसरे फॉर्म में कर दिया, राइट। तो आप फॉर्म चेंज कर रहे हो, आप करेंसी चेंज करो, आप फॉर्म चेंज करो, कौन सा भी मोड यूज करो, बट अगर आप अलग से कंसिडरेशन दे रहे हो, जो आप दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो ना आप यहाँ पे, तो ये आप कंसिडरेशन दे रहे हो। द मोमेंट आप कंसिडरेशन दे रहे हो और उसमें आप कुछ भी कन्वर्ट करवा के ले रहे हो, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मतलब सर ये जो 500 रुपए है, ये 500 रुपीज प्लस जीएसटी हो जाएगा। जी हाँ। तो सर ये तो रहा किसकी बात, मनी की बात। अब मैं सिक्योरिटीज की बात करता हूं। आपके पास शेयर्स है, इनको आपने से इक्विटी शेयर्स है आपके पास, इनको आपने प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करना है, राइट। या फिर शेयर्स को आप डिबेंचर्स में करवाना चाहते हो, या डिबेंचर्स को आप किसी बॉन्ड में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, या इनमें से कोई भी चीज में आप कहीं तो भी कुछ तो भी चेंजेस करवाने चाहते हो, राइट, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, और उसके लिए अगर आपके पास से आपका जो एजेंट है, बहुत सारे एजेंट्स हैं, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, जीरोदा, तो जो भी आप करते हो वो भी बंदा आपके पास से लेता है कमीशन, इस कमीशन के ऊपर प्लस जीएसटी लगेगा। मतलब मनी और सिक्योरिटीज के डीलिंग्स में नहीं कर सकता, बट जरूर उनके कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और कोई भी मोड यूज करके मैं कर सकता हूं, जिसके लिए मेरे पास से अलग से पैसा लिया जाएगा। ये चीज जो है दिस इज सर्विस, ये चीज जो है दैट इज सर्विस। सभी को सर्विस की डेफिनेशन क्लियर है? आई वॉन्ट येस और नो वॉट एवर इट इज फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। इफ इट इज नो योर डाउट, इफ इट इज येस जस्ट अ येस और थम्स अप और वाई, बस। सभी को समझा है? सभी की रिप्लाई चाहिए, हाँ या ना? यस, सर्विस क्लियर है, गुड्स क्लियर है, राइट। अब देखो आपने डिटेल डेफिनेशन लिख दिया किसमें, आपके नोटबुक में। अब जब इसका समरी आप लिखोगे, अभी मत लिखना, मैं वापस से करके बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं आपको कि समरी में क्या आएगा। अगर आप इसका समरी लिखोगे जब, तो वहां पे ना आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो दोनों को, कि यार ये गुड्स है शॉर्ट में, ये सर्विसेज है, राइट। गुड्स के अंदर में क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। सर्विसेज में क्या है, अदर देन गुड्स, जो भी है ये सब चीजें अदर देन गुड्स, राइट। अच्छा, इन दोनों में से कुछ चीजें एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूड्स क्या है, नंबर 1 मनी,
नंबर 2 सिक्योरिटीज। ठीक है, अब गुड्स के अंदर में इट इंक्लूड्स सम स्पेसिफिक थिंग्स और सर्विस के अंदर में इट इंक्लूड्स सम स्पेसिफिक थिंग्स। यहां क्या है, यूज ऑफ मनी। नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ मनी और सिक्योरिटीज। एंड इन दोनों भी केसेस में कंसिडरेशन पेड सेपरेटली। गुड्स के केस में हमने क्या देखा था, बट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में क्या था, पहला एक्शनेबल क्लेम्स, उसके बाद नंबर 2 क्या था, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ग्रोइंग या ग्रोड जो भी है, एंड अदर थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, अदर थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, और ये सभी चीजें टू बी वहां आपने एक पेज डाला था, या आपको एक छोटे से पैराग्राफ में 1/4 पेज में सब कुछ फिट बैठ जाएगा। दिस इज समरी, ये हम रिफर करेंगे। डिटेल में पढ़ना है, यहां से नहीं समझा तो जो मैंने लिखवा के दिया वो लिखना है। समझ रहे हो बात को, राइट? इसको एज अ समरी सैंपल आप चाहो तो लिख लो, मैं वेट करता हूं। ठीक है, लिख लेंगे इसको, राइट? ये वाले चार्ट को लिख लेंगे सभी लोग, मैं वेट करता हूं, 2 मिनट देता हूं, लिख लो इस चीज को। सेम ही चीज है, आप दोबारा से लिखोगे, ठीक है, अच्छा है, रिवीजन भी हो जाएंगी, दोबारा से लिख भी लोगे, और समरी के लिए एक रेडीमेड कंटेंट बन जाएगा। ऐसे आप बाकी के अपने समरीज बना पाओगे। ठीक है, हालांकि चैप्टर 1 में आपके साथ करूंगा, चैप्टर 2 से आप खुद की समझ बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलो प्लीज राइट दिस डाउन, आई एम वेटिंग, प्लीज राइट दिस डाउन। अरे हाँ या ना तो बोलो, ऐसे उदास होकर नहीं पढ़ाई करते। डन। महक, इस चैप्टर का मैंने एक पीपीटी भेजा है ग्रुप पे ऑलरेडी, यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर थिंग आउट। सेकेंडली, इस चैप्टर के नोट्स, इस चैप्टर के क्या मैं सभी नोट्स आपको कल परसों में दे दूंगा ट्राई करके, मोस्टली। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हो आपके पास शायद नोट्स ऑलरेडी आ गए होंगे, जो उसको लाइव देख रहे हो आपको नोट्स कल परसों में मिल जाएंगे पूरे। बट वो नोट्स मिलने के बाद भी ये मैं लिखवाने वाला हूँ, इसके लिए मैं लिखवा रहा हूँ, आपसे एडिशनल नहीं लिखवा रहा हूँ कुछ। आपको याद होगा, अगर हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कशंस किए हैं पिछले 3-4 दिनों में, मैंने आपको कहा कि ये लिखो मत, नोट्स में आने वाला है, राइट? जो लिखवाना है वो वैसे भी लिखवाना है। चलो, क्लियर है यहां तक चीज सभी को, जितना भी हमने देखा है अभी तक, राइट? यस यस महक, मिल जाएगा मिल जाएगा, डोंट वरी। नाउ राइट डाउन द मेन क्वेश्चन। आपके गुड्स सर्विस के डेफिनेशन के बाद उसकी समरी, उसके बाद टाइटल देना, व्हेन विल जीएसटी बी लेविड, व्हेन विल जीएसटी बी लेविड। ब्रैकेट में चाहिए तो लिख देना, दिस इज फॉर आवर रेफरेंस। जो हम पॉइंट्स लिखेंगे ना, ये पॉइंट्स पूरी जिंदगी भर काम आने वाले हैं, बट ये कहीं पूछा नहीं जाएगा। इसके अंदर टुकड़े टुकड़े में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जो मैं अलग से लिखवाऊंगा। हम
क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे उसके। सो ब्रैकेट में लिखना, साइड में फॉर आवर रेफरेंस टाइटल देना व्हेन विल जीएसटी बी लेविड, उसमें नंबर 1 डालना देयर शुड बी गुड्स और सर्विसेज, उसके ऊपर चाहिए तो आप रेफरेंस दे दो कि आपने उसकी डेफिनेशन कहां लिखी है, ठीक है। देयर शुड बी गुड्स और सर्विसेज, नंबर 1। नंबर 2, देयर शुड बी सप्लाई, देयर शुड बी सप्लाई। सप्लाई में ब्रैकेट में सिर्फ लिख देना 8 पॉइंट्स, क्योंकि हमें पता है 8 पॉइंट कौन से हैं। ये आपको चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो शॉर्ट में, सेल, एक्सचेंज, वाटर रिलीज, रेंटल, डिस्पोजल एक्सेट्रा। वो 8 पॉइंट्स की मीनिंग क्या क्या होती है विद एग्जांपल्स, उसके लिए पूरा एक लेक्चर जाएगा और वो मैं पूरा लेने वाला हूं डिटेल में, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट दोस 8 पॉइंट्स हमें पता है क्या है, व्हाट आर वी रिफरिंग टू, ये हमें पता है। नेक्स्ट नंबर 3 इज टैक्सेबल सप्लाई। व्हाट इज द टैक्सेबल सप्लाई? विच इज नॉट zero rated, not nil rated, which is not exempted, and which is not non-GST, which is not non-GST. यस, सप्लाई हो गया पॉइंट, टैक्सेबल सप्लाई हो गया पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखना फॉर कंसिडरेशन। अब देखो, जब सप्लाई की डेफिनेशन है, गुड्स की डेफिनेशन है, सर्विसेज की डेफिनेशन है, राइट, तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी होगी। अगर मैं गुड्स की डेफिनेशन की बात करता हूं तो ऐसा नहीं कि यार सिर्फ जीएसटी में डेफिनेशन है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पड़ा हुआ है, याद है क्या नहीं, राइट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी गुड्स की डेफिनेशन थी कुछ हद तक, यस। सप्लाई की डेफिनेशन सिर्फ जीएसटी में, बिकॉज जीएसटी के अंदर ही सप्लाई है, सप्लाई इज एक्सक्लूसिव टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी, तो यहां ही होगी। बट कंसिडरेशन की डेफिनेशन आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो पढ़ी है, बट यहां जीएसटी के अंदर भी कंसिडरेशन की डेफिनेशन है। अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, रुको थोड़ा टाइम, उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझना, कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है। अभी सिर्फ इतना ही लिखो। ठीक है, चलिए, ये पॉइंट डन, ये पॉइंट डन। टैक्सेबल सप्लाई लिखा ना अपन ने, हाँ, ये पॉइंट डन। सप्लाई इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक बात बताऊं, बिजनेस आपको लगता होगा आपको पता है, बट बिजनेस को भी डिफाइन कर रखा है जीएसटी ने। 2 पेज लंबी डेफिनेशन है, 2 पेज लंबी डेफिनेशन बिजनेस की, राइट। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखना इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ध्यान देना, पॉज कर लो, जिनका बाकी है लिखना बाद में लिखना। अच्छा, ये एजेंट वाला, सिक्योरिटीज वाला लिखना चाहते हो क्या? मैं एंड में दिखाता हूं, चाहिए तो लिख लेना। ध्यान देना, सामने एक शॉप है, लिखो मत, ध्यान दो। एक शॉप है, ये शॉप का काम है लैपटॉप बेचना, ठीक है। ये बिजनेसमैन का काम है लैपटॉप बेचना। जब जब ये लैपटॉप बेचेगा तब तब ये जीएसटी लेवी करेगा, कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। इसका मेन बिजनेस ही लैपटॉप बेचना है। अब इसने एक कार बेची, कार किसकी है? अपनी खुद की है, अपनी खुद की कार बेची, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? जितना भी नॉलेज आपको अभी तक मिला है पिछले 6-7 सेशंस में, उसके बेसिस पे मैं आपका आंसर चाहता हूं। शॉप है, शॉप का मेन बिजनेस है लैपटॉप सेल करना, लैपटॉप सेल करेगा, जीएसटी लगेगा। ये बंदे ने अपनी खुद की कार उठा के सेल कर दी, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? यस और नो, यस और नो। क्वेश्चन समझा ना सभी को? तुमको तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम, रिप्लाई नहीं करोगे फेल होंगे पक्का। बोलो, लैपटॉप सेल करना मेरा बिजनेस है, मैं लैपटॉप सेल कर रहा हूं, जीएसटी लग रहा है? समझ नहीं आ रही है बात? मैंने मेरी पर्सनल कार उठाई और उसको सेल किया, उसका एक बायर आ गया, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? अच्छा, जो लोग यस बोल रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई 1-2 जन बताए कि यस क्यों।
वाई यस, मतलब कुछ तो सोचा होगा ना दिमाग में यस बोलने से पहले। वाई यस, ध्यान से देखो, गुरु उस चीज को सामने। वाई यस, वाई यस। महक सेज सर बिकॉज कार इज अ गुड्स एंड देर इज सेल ऑफ कार एंड इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? अच्छा, कोई ऐसा एक भी स्टूडेंट है क्या जिसको लगता है मेरे जैसा कि नहीं सर, कार कार पर्सनल गुड्स है सर, पर्सनल चीजों पे थोड़ी ना जीएसटी लगता है। जीएसटी तो सर जो भी आपका बिजनेस है उस पर लगता है। ऐसा कोई इंसान है यहां पे जो ये सेम चीज सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं? ये जो हमने पॉइंट देखा ना, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसी का मतलब ये है। अगर मेरा बिजनेस है, उसका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है, जो भी मेरा काम है, मैं सेल करता हूं जो वॉट एवर आई यूजली सेल विद, जो मेरा यूजुअल बिजनेस है, उसी के सेल पे जीएसटी लगेगा। आपकी पर्सनल चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा। पर्सनल चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा। सी देयर आर केसेस जब यहां पे भी जीएसटी लगने वाला है, बट आइडियली यूजुअल सिचुएशन में जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये चेक करने का सबसे आसान तरीका है क्या वो आपका बिजनेस गुड्स है। अगर हां, जीएसटी लगाओ, ना तो जीएसटी मत लगाओ। अब यही चीज एक शॉप है, जो शॉप क्या सेल करता है, कार सेल करता है, तो उस कार के ऊपर जीएसटी लगेगा। और यही शॉप वाला अगर अपना खुद का पर्सनल लैपटॉप सेल करेगा, अगर अपना पर्सनल लैपटॉप सेल करेगा, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब मेरा नेचर ऑफ बिजनेस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट शुड बी रिकरिंग। आज मैंने फोन सेल किया, कल मैं मोबाइल सेल कर रहा, आज फोन मोबाइल सेल किया, कल लैपटॉप सेल कर रहा हूं, परसों कार सेल कर रहा हूं, तरसों मैं ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बाद मैं कोचिंग क्लास ले रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। एक नेचर ऑफ बिजनेस जो भी है, यहां दो या तीन जितने भी, बट वो रिकरिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। बार बार वही चीज आप सेल करने चाहिए। अचानक से एक हाथ बार आपने एक हाथ कार सेल कर ली और हमेशा आपका बिजनेस है मोबाइल सेल करने का, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो भी आपका इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ये, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपके बिजनेस का नेचर है, जो आप बार बार एक्टिविटी करते हो, जिससे आप पैसा कमाते हो, उस एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कुछ गया दिमाग में? हाँ या ना? राइट। पॉज लेता हूं, अगर आपको लिखना है कुछ लिख लो, एक्सप्लेनेशन लिखना होगा कहीं साइड वगैरह में, लिख लो, देखना है देख लो। जो कन्वर्जन का एक्सप्लेनेशन था ना मनी का और वो सिक्योरिटीज वाला, वो भी दिखाता हूं, इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं। अगर आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना हो, ये कन्वर्जन ऑफ मनी की बात की थी अपन ने।
यहां अपन ने कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज को देखा था। सो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपको समझ गया होगा। नंबर 6, लिख लो, टैक्सेबल टेरिटरी। नंबर 7, टैक्सेबल पर्सन। नंबर 6 लिखना टैक्सेबल टेरिटरी, नंबर 7 लिखना टैक्सेबल पर्सन। एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिख लो। टैक्सेबल टेरिटरी के ब्रैकेट में लिखना इंडिया। इंडिया, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, जो लिखना है लिख लो। टैक्सेबल पर्सन के बाजू में लिखना रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और रजिस्टर्ड इन जीएसटी। इन जीएसटी, अंडर जीएसटी, जो भी है लिख दो। सो वन इज टैक्सेबल टेरिटरी, वन इज टैक्सेबल पर्सन। ध्यान दो, ये इंडिया है, राइट? इंडिया है, बांग्लादेश है। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन एरिया होने वाली है। देखो यहां पे अभी इनके बीच में तो लैंड भी है वैसे, बट मैं अज्यूम करता हूं कि लैंड नहीं है, चलो सिर्फ पानी है। तो अपन अज्यूम करते हैं कि इन दोनों के बीच में पानी है, हवा है, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, राइट? वाटर के नीचे सॉइल भी होगा, धरती भी होगी वाटर के नीचे। यहां से लेके समझो ये एक लैंड है इंडिया की, इसके बाद कुछ पोर्शन इंडिया का होगा डेडिकेटेडली। बांग्लादेश की लैंड से लेके कुछ पोर्शन बांग्लादेश का होगा डेडिकेटेडली। बीच की जो एरिया होगी ये वाली, ये दोनों की कॉमन होगी, राइट? यहां से समझो एक फ्लाइट जाता है यहां पे, यहां फ्लाइट है, इसको यहां लैंड करना है, यहां से ये उड़ान भर लेता है, ये फ्लाई करना स्टार्ट कर लेता है। कहीं तो भी यहां पे कहीं तो भी ये ऐसे जा रहा है, हाँ? यहां पे कहीं तो भी इसको, इसके अंदर दो लोग जो बैठे हुए हैं, दो बिजनेसमैन, ये एक ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा भी एक्सचेंज कर लेते हैं, गुड्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। यहां से दो लोग साथ में बैठे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास एक फोन था, इस फोन को बी को चाहिए था, तो बी ने खरीद लिया और बी ने उसके बदले में 1 लाख रुपए दे दिए। ये दोनों साथ में बैठे हैं यही प्लेस से, इंडिया में ही, और बांग्लादेश ही जाना है दोनों को। बट ये ट्रांजैक्शन, फोन सेल करना और उसके बदले में 1 लाख रुपए लेना, ये उसका पर्सनल फोन नहीं दे रहा है, उसका बिजनेस है फोन सेल करना, बट ये फोन सेल हो रहा है यहां पे कहीं तो भी। मेरा सवाल आप लोगों से, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? क्या इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट के पास आएगा या नहीं आएगा? मैंने आपको सिचुएशन पूरा समझाया है क्या हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक, जीएसटी लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा? बोलो। सर कंफ्यूज है सर, कुछ नहीं समझ रहा सर, आज छोड़ दो कल देखेंगे। नहीं, बताओ फिर छोड़ूंगा। यस, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? हिमानीश बोल रहा है यस बिकॉज कॉमन एरिया है। अरे मेरे भाई सुनो ना, अगर कॉमन एरिया है तो बांग्लादेश भी बोलेगा ना। कॉमन एरिया में अगर इंडिया ने टैक्स लगाया आके, तो मैं भी टैक्स लगाऊंगा। बांग्लादेश का भी जीएसटी है, बांग्लादेश बोलेगा मुझे भी टैक्स चाहिए,
तू अकेले क्यों ऐश करे? इंडिया गवर्नमेंट को बोल सकता है ना, कॉमन एरिया है ना, तो तू जीएसटी ले रहा है तो मैं भी जीएसटी लूंगा। अगर दोनों जीएसटी लेंगे तो ये लोग ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे ना, ये लोग बोलेंगे इसको भी पैसा दूं उसको भी पैसा दूं, प्रॉफिट ही नहीं बच रहा उतना। महक बोल रही है सो मे बी बोथ गवर्नमेंट विल स्प्लिट। ओके अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके जीएसटी के रूल्स अलग, इसके जीएसटी के रूल्स अलग, स्प्लिट कैसे करेंगे? अगर इंडिया गवर्नमेंट की मैं बात करता हूं तो इंडिया गवर्नमेंट के साथ जितने भी स्टेट्स है, ये स्टेट्स ने मिलकर इंडिया गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रूल्स बनाई वैसा है सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट में, ताकि इनको स्प्लिट करने में दिक्कत ना जाए। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंडिया हर नेबरिंग कंट्री के साथ बैठेगा और रेजोल्यूशन बनाएगा कि नहीं हम अगर ऐसा होता है तो हम इसे स्प्लिट करेंगे। तो वो स्प्लिट एग्रीड लॉजिकली है, बट पॉसिबल है क्या, नहीं है क्या, इसके बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों के जीएसटी के कैलकुलेशंस अलग अलग है, दोनों के लॉज अलग अलग है, दोनों ने एक दूसरे के लॉ देख के थोड़ी ना बनाए हैं, राइट। और समझो उनका जीएसटी नहीं है, उनका वैट है, उनका सर्विस टैक्स है, वैट है, सीएसटी है, वही चल रहा है अभी तक। फिर क्या करोगे? टैक्स ही अलग अलग है ना, स्प्लिटिंग कैसे होंगी? क्या बोलते हो? बोलो बोलो बाकी लोग, अरे बोलो यार बिंदास, मुझे पता है आपका आंसर भले गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी ना कुछ चिल्लाऊंगा। अच्छा यहां तो अपन इतने दूर दूर बैठे हैं, बोलो व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? क्वेश्चन सभी को समझा है ना? हाँ या ना? सभी को समझा है क्वेश्चन? अरे नालायक को उसका तो रिप्लाई करो हाँ या ना। क्वेश्चन समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? केस समझा क्या सभी को? ऐसा कोई है जिसको समझा ही नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ देखो श्रेयस उस टाइम पे कुछ तो आईपीएल का अपडेट देख रहा था। सुनो ध्यान दो, इंडिया में एक इंसान है, राइट, एक इंसान बांग्लादेश का है जो इंडिया में है। इंडिया वाले को बांग्लादेश जाना है कोई मीटिंग के लिए, बिजनेस सिलसिले के लिए, और बांग्लादेश का जो इंसान यहां है तो वो वापस जा रहा है, वो भी बिजनेसमैन है सपोज। इंडिया से फ्लाइट निकली, फ्लाइट को लैंड होना था बांग्लादेश में, इंडिया का जो अलॉटेड हिस्सा है वो क्रॉस हो चुका है, और बांग्लादेश में एंटर करने के पहले की हमारी बात हो रही है, बीच में कहीं तो भी जहां मैंने हाईलाइट किया है, पानी के ऊपर हवे में, फ्लाइट के अंदर ए और बी आपस में दोस्त बन गए। ए ने कहा बी को मैं मोबाइल का बिजनेस करता हूं, ये मेरे पास फोन है, मैं ये बेचने बांग्लादेश जा रहा हूं। बी ने कहा मैं यही तो ढूंढ रहा था इंडिया में, मुझे नहीं मिला, तो मुझे तो ये दे देगा प्लीज। उसने बोला ठीक है तू ले ले, 1 लाख रुपया, उसने 1 लाख रुपया कैश दे दिया उस समय पे, और ए ने फोन उसी समय पे दे दिया। ये सभी बीच रास्ते में हो रहा है, ना ये बांग्लादेश में हो रहा है ना ये इंडिया में हो रहा है। क्या इस ट्रांजैक्शन के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, हां या ना? अगर हां तो क्यों, अगर ना तो क्यों? जितना भी आपका दिमाग चलता है उतने में आप सोचो। यस दैट वाज द क्वेश्चन। श्रेयस समझा क्वेश्चन? हाँ चलो बोलो। दो स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ बोलने की कोशिश की है, बट मैंने उनको और कंफ्यूजन में डाल दिया है। आयुष बोल रहा है यस एज ए इज रजिस्टर्ड अंडर इंडिया जीएसटी, ठीक है। नंदिनी बोल रही है कंट्री वाइज टैक्स टू रिस्पेक्टिव पर्सन। महक बोल रही है सर आप ही बता दो। नहीं मुझे नहीं बताना है, मुझे नहीं बताना है इतना जल्दी, सोचो ना थोड़ा दिमाग लगाओ क्या होगा। देखो मैंने कंफ्यूजन क्या क्या ऐड किया वो भी बताता हूं। पहला कंफ्यूजन मैंने ये ऐड किया आपके दिमाग में, अगर आप बोलते हो कि दोनों कंट्रीज आपस में बांट के लेंगे, इंडिया भी जीएसटी लेगा और बांग्लादेश भी जीएसटी लेगा। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये हो जाती है कि दोनों का टैक्सेशन सिस्टम अलग अलग है, मिल बांट के नहीं बनाया हुआ है, जैसा इंडिया ने अपने स्टेट्स के साथ बनाया हुआ है। तो इंडिया अपने स्टेट के साथ रेवेन्यू शेयर करता है, इजी है, स्प्लिट कर सकता है, बट एक कंट्री दूसरे कंट्री के टैक्स लॉस के साथ मर्ज क्यों करे ना, और वो सब चीजें करने को बहुत टाइम लगेगा, दोनों ने एग्री होना चाहिए स्प्लिट होने के लिए। तो ये एक दिक्कत आ गई। दूसरी दिक्कत, अगर दोनों बोलेंगे हम अपना अपना जीएसटी लेंगे, इंडिया बोलेगा मैं मेरा जीएसटी लूंगा, बांग्लादेश बोलेगा मैं मेरा जीएसटी लूंगा, तो जो कंज्यूमर है वो बोलेगा मैं ट्रांजेक्शन ही नहीं करता, जा तू भी पैसा लेके जाएगा, तू भी पैसा लेके जाएगा, मेरा प्रॉफिट ही नहीं बचेगा, मैं ट्रांजेक्शन ही नहीं करूंगा, तुम कैसे लोगे जीएसटी, देखते हैं। ये दो कंफ्यूजन मैंने ऐड किए। आयुष बोल रहा है कि यार हाँ हो सकता है, वाई, बिकॉज ए अगर रजिस्टर्ड है इंडिया में तो वो करेगा। मैं बोलता हूं आपको चलो ए रजिस्टर्ड है इंडिया में तो बी बांग्लादेश में रजिस्टर्ड है। जीएसटी तो कंज्यूमर बेस्ड टैक्सेशन है, आप तो कंज्यूमर के पास से लोगे, अब बांग्लादेश का जीएसटी लगेगा ना, इंडिया का जीएसटी क्यों लगेगा? समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? नंदिनी बोल रही है कि यार ए इंडिया में टैक्स भरेगा, बी बांग्लादेश में टैक्स भरेगा। आगे से आप ऐसा ही बोलना चाह रहे हो, राइट? तो वही बात हो गई ना, डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना, उसी पैसे पे 1 लाख रुपए पे ए इंडिया में 10,000 भरेगा और बी बांग्लादेश में 10,000 रुपए भरेगा, तो चीज 1,20,000 की हो गई ना, उतनी ही महंगी चीज हो जाएगी ना आपके लिए। ठीक है बोलो।
आपको अगर याद होगा मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ आज, राइट? कहां लिखा अपन ने? अरे कहां गया होमवर्क? हाँ, पहला होमवर्क था वो बिल्डर वाला ट्रांजैक्शन कि आप देखोगे, दूसरा था एक्शनेबल क्लेम की मीनिंग, तीसरा होमवर्क डाल दो, जो केस मैंने आपको भी बताया ना उसको लिख लो। वो केस आप सोचोगे थोड़ा सा, उसका डायरेक्ट आंसर तो कहीं नहीं मिलने वाला आपको, बिकॉज वो मेरा खुद का बना हुआ एग्जाम्पल है। आप सोचोगे इस चीज को क्या करना है, फोटो ले लो, लिखना है लिख लो, मंडे को डिस्कस करेंगे। थोड़े से मतलब नींद डिस्टर्ब करना तो मुझे आपकी। डन, लिख लिया, फोटो खींच लिया, मैं इसको ग्रुप पे भी डाल देता हूं, लाइव बैच वालों, पेनड्राइव वालों का वगैरह क्या है, रिकॉर्डिंग वालों का वो तो वापस से देख लेंगे दूसरा लेक्चर चालू करके कि क्या हुआ है। चलो, सो गाइज वील स्टॉप फॉर नाउ, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में काफी चीजें हम लिखने वाले हैं, जो मैंने नोट्स में है, नोट्स में बताया था वो मैं दिखा दूंगा, उसको देख लेंगे, राइट? लाइव बैच वालों आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर के नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में आ जाएंगे टिल द टाइम यू गेट दी फिजिकल कॉपीज, मे बी नेक्स्ट वीक में आपको आ जाएंगी 2-3 दिनों के अंदर में। जो रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे हो शायद आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे, ठीक है? मैं एक चैप्टर 1 से ज्यादा ही अपना काम हो चुका है, मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें कल मैंने यही बताया था, जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे क्लास में प्लीज सुन लेना, कल मैंने यही बताई थी चीज आपको कि मैं चैप्टर वाइज नहीं गया हूं अभी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ये जाएंगे अपन एग्जाम ओरिएंटेड। अभी तक जितने भी सेशंस हुए, आई गेस टुडे इज द 7th सेशन, शायद 1 या 2 सेशन और लगने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के बारे में बता रहा हूं, जो जो चीजें हैं, जो जो वर्ड्स आगे यूज होंगे वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हम अभी तक एज सच कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम देख ही नहीं रहे हैं। अभी मैंने आपको सब समझाया है, उसका मैंने आपको रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है। अभी ये सब हम एक एक करके चैप्टर वाइज देखना स्टार्ट करेंगे। तो आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन तीनों चैप्टर्स का काफी कुछ कंटेंट हमने कवर कर लिया है। जो बच गया है, जो सिर्फ चैप्टर में जो भी काम की चीज नहीं, वो चैप्टर के साथ देखेंगे। और जो हमने देख लिया है चैप्टर का, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम देखेंगे, उसके पॉइंट्स भी हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है? बट बिलीव मी, जो भी चीजें हमने अभी तक की हुई है, अगर आपने ये ध्यान से समझी है ना, आपको भी पूरा सिलेबस इजी जाएगा। अभी अपन ने तैयारी की है सिर्फ, ठीक है? चलो, विद दिस आई विल स्टॉप फॉर नाउ, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।